भाई घनघोर अंधोरा, नमस्कार भाई, नमस्कार। तो डियर जी, लास्ट जो सेशन था हमारा, उस सेशन में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स वाला टॉपिक पढ़ा था। कोमल जी वेरी गुड आफ्टरनून, अनिल कुमार जी वेरी गुड आफ्टरनून। लास्ट जो टॉपिक था बच्चे हमारा, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 है आज। और फंडामेंटल राइट्स में हमने लास्ट में किया था, एक मिनट में देख लेता हूँ कहाँ हमने छोड़ा था। आर्टिकल 21 ए तक हमने खत्म कर दिया था। ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, यहीं तक हमारा टॉपिक हुआ था। नम्रता सिंह जी वेरी गुड आफ्टरनून। फंडामेंटल पार्ट 2 था लास्ट टाइम। अरे वो नहीं पूछ रहा हूँ कि लास्ट हम थे कहाँ। अशोक दीक्षित जी वेरी गुड आफ्टरनून। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे। आर्टिकल 22 जो है वो कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ऐसे पढ़ोगे एक शब्द बाय शब्द तो है ना, वो चीजें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन आर्टिकल 22 को थोड़ा सा सिंपल करते हैं। देखो डियर जी, यहाँ पर दो चीजें हैं। एक है अरेस्ट, है ना, और एक है आपका उसको लेकर के प्रोटेक्शन। तो एक हो गया आपका संरक्षण, एक हो गया आपका अरेस्ट। तो डियर जी, आर्टिकल 22 एक बात साफ कहता है कि अगर किसी की गिरफ्तारी होती है तो बकायदा गिरफ्तारी के टाइम पे भी उसके कुछ मौलिक अधिकार होंगे। पहला, अब जैसे कि पुलिस आती है आपको गिरफ्तार करने के लिए और आकर के कहती है कि साहब आप चलिए, तो ऐसे नहीं चलिए, ऐसे नहीं चलेंगे। आप अगर मुझे गिरफ्तार करने आए हैं तो उसके पीछे का एक कारण होगा। सबसे पहले तो पुलिस वाले को वो कारण बताना पड़ेगा कि इस बेस पे हम आपको उठाने आए, इस बेस पे हम आपको कैद करने आए, जेल में डालने आए। तो सबसे पहला ग्राउंड ही होगा उसको ये बताना है, उसको जानने का अधिकार है कि किस ग्राउंड पे उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा, अगर ग्राउंड बता दिया, ग्राउंड बताने के बाद है ना, गिरफ्तारी का ऑफिशियल लेटर होगा जिसे आप लोग वारंट कहते हैं। बकायदा पुलिस वाले के पास एक वारंट होगा, वारंट लेकर के जाएगा वो। वारंट पे वो बकायदा साइन करेगा, मतलब जो अथॉरिटी होती है मैजिस्ट्रेट वो वगैरह साइन करती है, और फिर बंदा दिखाएगा कि देख ये वारंट है तेरे खिलाफ जो मैं लेकर के आया हूँ। तो वारंट भी दिखा दिया, साथ साथ में ग्राउंड भी बता दिया कि किस बात पे। सर यहाँ से नेट की भी तैयारी हो जाएगी क्या? बिल्कुल हो जाएगी नीलम जी, बिल्कुल आराम से होगी, आराम से होगी। बकायदा आपका जो लेवल है यहाँ पर, वो लेवल छोटा लेवल नहीं है। मतलब इसका अगर हरियाणा एसएससी का यहाँ पर अगर है तो आप समझ लीजिए कि आप नेट का पॉलिटी का पेपर भी आसानी से क्लियर कर देंगे। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन का नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव आप लोग डील कर लेंगे। चलो, तो सर वारंट दिखा दिया, बेस बता दिया। अब बंदा जो है उसको ये अधिकार है कि वो किसी व्यक्ति को ये बता दे कि भाई मेरी गिरफ्तारी हो चुकी। यानी मुझे मेरे रिलेटिव को बताना पड़ेगा कि डियर नीलम, जो डाउट है उसका है, कोमल गिलोथिया जी आपका नहीं है, मैथमेटिक्स की नहीं है सर, नेट की। हाँ, नेट पीएसआईआर। तो जो फर्स्ट पेपर उसकी भी तैयारी हो जाएगी, और अगर आप सेकंड पेपर पीएसआर का दे रहे हैं उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है उसकी भी तैयारी हो जाएगी। तो
अब है ना, उस व्यक्ति को यह अधिकार है कि अपने किसी रिलेटिव को, रिश्तेदार को यह बताना कि भाई मेरी गिरफ्तारी हो रही है, और साथ साथ में उसे अपने वकील को भी बताने का अधिकार है कि भाई मेरी गिरफ्तारी हो गई है, जितने लीगल प्रोसेस वगैरह हैं वो आप लोग डील कीजिए। कहानी समझ में आ रही है कि देखिए, जिसकी गिरफ्तारी हो रही है उसके साथ भी कुछ अधिकार जुड़े हुए हैं, कुछ प्रोटेक्शंस उसके साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे नहीं कि हाँ भाई आ गए हैं तेरे ससुराल वाले, चलो अब तेरे तुमको लेके जाएंगे, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ, वो वाला हिसाब किताब नहीं है। यहाँ पर बकायदा आपको गिरफ्तारी जब करने आया जा रहा है, देखिए आपके साथ प्रोटेक्शन जुड़े हुए हैं। ग्राउंड बताओ, वारंट दिखाओ, मैं अपने परिवार वालों को फोन करूंगा, अपने वकील को फोन करूंगा कि भाई मेरी गिरफ्तारी हो गई है, आप देखिएगा। और सर, गिरफ्तारी हो जाने का मतलब ये नहीं कि सीधे जेल में डाल दोगे। गिरफ्तारी होने के 24 घंटे के अंदर अंदर देखिए मुझे मैजिस्ट्रेट के सामने मुझे पेश करना पड़ेगा। वेरी गुड आफ्टरनून डियर प्रवीण सांगवान जी। मैजिस्ट्रेट के सामने आप मुझे पेश भी करो। मैजिस्ट्रेट ये तय करेगा कि मैंने वो जो अपराध जो जिस पे मुझे गिरफ्तारी की गई है वो अपराध किया भी है कि नहीं किया है। दोनों ग्राउंड वो मैजिस्ट्रेट चेक करेगा। अगर मैंने वो ग्राउंड मेरा अगर नल एंड वॉइड दिख गया, मतलब अगर वो दिख गया कि भाई मैंने कोई क्राइम किया नहीं है, मुझे फंसाया गया है, मैजिस्ट्रेट अगर इस बात से आश्वस्त हो जाए तो मुझे छोड़ा जा सकता है। और अगर मजिस्ट्रेट को लगे कि भाई हाँ इसने वो क्राइम किया है तभी गिरफ्तारी की है, तो फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी, पुलिस अपना चार्जशीट वगैरह बनाएगी और कोर्ट वगैरह में पेश करेगी। सर फिर को आगे की कहानी जो है वो कोर्ट में होगी। जज आएगा, जज पूछेगा भाई तूने क्राइम किया कि नहीं किया, वो कहेगा सर किया है, तो फिर टाइम बच गया, जज सजा सुना देगा। वो कहेगा जी मैंने तो क्राइम नहीं किया, तो फिर जिरह होगी, एक वकील उसे बचाएगा, एक फंसाने की कोशिश करेगा, एंड सो ऑन सो ऑन, जो आप टीवी पे देखते हो वही होगा। वेरी गुड आफ्टरनून डियर डियर अंजू, एकदम फिट एंड फाइन, आशा करूंगा कि आप भी बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। ये कहानी है आपके आर्टिकल 22 की। अच्छा सर एक बात बताइए, एक केस ले लेते हैं, मान के चलो कि ये एक जंगल है और काफी घना और काफी बड़ा जंगल। इस जंगल में सर एक बंदा बैठा है, डाकू, है ना। अब इस डाकू को पकड़ना है। पुलिस जो है सर जंगल में घुसी। जहां वो डाकू था, पुलिस को इतने अंदर घुसने के लिए मान के चल लीजिए लग गए 5 दिन। पुलिस को लग गए जंगल के अंदर घुसने में मान के चलो 5 दिन। इतना बड़ा जंगल था, देखो सिक्योरिटी के साथ घुसना पड़ेगा ना, देख समझ करके लोगों को एलिमिनेट करके, तो जंगल घेर लिया गया, अंदर घुसने में 5 दिन लग गए। तो आखिरी में डाकू पकड़ लिया गया 5 दिन में। लेकिन जंगल से निकलने में अब समय भी तो लगेगा भाई। जाते वक्त आप सावधानी बरत रहे थे, तो होता वक्त आते वक्त हो सकता है आपको 3 दिन लगे। बोलो हाँ या ना भाई। 5 दिन जाते में लगे थे, आते वक्त 3 दिन भी तो लग गए, तो सर फिर ये 24 घंटे के अंदर अंदर तो पेश नहीं हो पाया ये डाकू। कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेसिबल जिसे कहते हैं ना, एक्सेसिबल यानी पहुंच। आप जब मैजिस्ट्रेट के पहुंच से बाहर हैं तो ये आप पे अप्लाई नहीं होता। मैजिस्ट्रेट के पहुंच के अंदर जैसे आएंगे, मान के चलो 3 दिन से जंगल से बाहर निकलने में हुए। अच्छा, ये डाकू के ऊपर जो क्राइम था वो था, मान के चलो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस पे एफआईआर की थी। डाकू छिपा हुआ था मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो महाराष्ट्र पुलिस ने इस डाकू को गिरफ्तार कर लिया। अब 3 दिन के बाद बाहर निकली तो है कहाँ, मध्य प्रदेश में। तो सर ये हो सकता है कि इसके बाद भी 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो महाराष्ट्र की जो पुलिस है मध्य प्रदेश में, जब एक्सेसिबल रोड्स पे पहुंच जाएगी, यानी उस जगह पे पहुंच जाएगी जिसके बाद हम नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने अप्रोच कर सकें, तो फिर आपको नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने जाना होगा। ये है कहानी। ऐसा नहीं कि भाई मजिस्ट्रेट वही होगा जो तुम्हारे शहर का होगा, मजिस्ट्रेट नजदीकी होगा जब आप एक्सेसिबल इलाके में पहुंच जाएंगे, यानी वहां से जब आप मजिस्ट्रेट तक पहुंच रखते हैं तो उसके तहत 24 घंटे के अंदर अंदर बात होगी। ऐसा नहीं कि गिरफ्तारी के अंदर अंदर 24 घंटे, फिर तो ये डाकू का आर्टिकल 22 जो है वो तो हनन हो गया। इसलिए ध्यान रख लेना है कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो आत्यांतिक नहीं है, पूर्ण नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। जिसका मतलब ये है कि दे दिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि छीने नहीं जा सकते, छीने भी जा सकते हैं, लेकिन ये वो क्लॉज है, वो साधारण क्लॉज है जिसमें इफ और बट नहीं है, तो यही चीज अप्लाई होगी। ठीक है सर, यहाँ पर एक वर्ड है निरोध। निरोध इंग्लिश में से हम बोलते हैं डिटेंशन। निरोध डिटेंशन जो है वो 2 तरह की होती है सर, एक प्रिवेंटिव होती है और एक प्यूनिटिव होती है। अब समझो, प्यूनिटिव का मतलब ही यही होता है, देखो किसी को भी सजा दी गई, क्यों दी गई, क्योंकि सर उसने कोई क्राइम किया था। तो जब क्राइम किया हो
उसके लिए सजा हो गई, तो वो हो गया प्यूनिटिव क्राइम। तो भाई सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आपने वो क्राइम अभी तक किया नहीं है, करने वाले हो। आपने मर्डर अभी तक किया नहीं है, करने वाले, और ये बात पता चल जाए अथॉरिटी को यानी पुलिस को, सर जैसे ही ये बात पुलिस को पता चलेगी, पुलिस तो गिरफ्तार कर लेगी। समझो इस बात को कि भाई पुलिस को पता चल गया कि भाई इसने क्राइम किया है, तो सॉरी करने वाला है, पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। अब ये थोड़ी वेट करेगी कि नहीं नहीं सबसे पहले से मर्डर कर लेने दो, जब ये किसी को गोली मारेगा, जिसको गोली मारेगा फिर उसको पकड़ लेंगे। सर तो बंदा तो मर गया है ना, बंदा तो मर गया, तो सर ये कहानी तो गड़बड़ है। हाँ, तो इसीलिए हमें उसको पहले गिरफ्तार करना पड़ेगा। तो इसी को कहते हैं हम प्रिवेंट। प्रिवेंट यानी रोकना। तो पुलिस को बस पता चल जाए कि क्राइम होने वाला था, रोका जा सकता है, रोका जाएगा। ऐसे में उसने क्राइम तो नहीं किया, करने वाला था, मुझे पता चल गया, तो मैंने आपको पकड़ के जेल में डाल दिया। अब आप कहोगे कि सर मैंने क्राइम किया तो नहीं है ना, करने वाला था, किया तो नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, तेरे है ना इंटेंशन मुझे ठीक नहीं लग रहे, इसलिए मैं तेरे को जेल में डाल रहा हूँ, खुला छोड़ दूंगा तू गड़बड़ कर सकता है। इसलिए तेरे को मैंने कितने दिनों के लिए जेल में डाल दिया, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 महीने के लिए मैंने तुम्हें जेल में डाल दिया। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में बिना कोई क्राइम किए हुए भी आपको जेल में डाला जा सकता है, और इसकी मोहलत 3 महीने ज्यादा ज्यादा होगी, 3 महीने के बाद छोड़ना होगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि 3 महीने के बाद भी आपको जेल में रखने की जरूरत पड़ गई, तो सर इसके लिए कमेटी बनेगी, और उस कमेटी में सर्विंग और रिटायर्ड जस्टिस होना चाहिए, जज होना चाहिए ऑफ हाई कोर्ट्स। तो ऐसे में वो कमेटी रिकमेंड करेगी ना, तो उस व्यक्ति को 3 महीने से आगे भी गिरफ्तार में रखा जा सकता है, लेकिन इसकी सिफारिश होनी चाहिए। सुमित्रा जी वेरी गुड आफ्टरनून। तो ये है डियर जी आपका आर्टिकल 22। तो इसका मतलब ये है कि देखिए अनुच्छेद 20 जो है वो भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के बारे में बात कर रहा था, है ना, कि सजा जो है किसी भी व्यक्ति को वो जो क्राइम होता है उसके हिसाब से ही दिया जाना चाहिए, और एक क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं होनी चाहिए। कोई भी चीज जो कोर्ट में आपके खिलाफ चली जाए, आप उसको बोलने के लिए बात देना हो। और जो आर्टिकल 22 है वो कहता है कि जब गिरफ्तारी हो रही है किसी की, तो उस समय हमें उसको कैसे प्रोटेक्शन देना है। और आर्टिकल 21 क्या कहता था, आर्टिकल 21 कहता था जीने का अधिकार, है कि नहीं। तो आपको नहीं लगता कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 22 मिलकर के 21 को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? सोच के देखो, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 22 जो है वो मिलकर के 21 को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है कि घर में एक बेटा है, और घर में उस बेटे को प्रोटेक्शन मॉम भी देता है और डैड भी देती है कि नहीं। मॉम और डैड दोनों के, देखो मैंने उल्टा बोल दिया, मॉम भी देता है और डैड भी देती है ना, जेंडर ही अलग कर दिया। तो मॉम भी देती है और डैड भी उसकी प्रोटेक्शन करता है, तो दोनों के दोनों उस बच्चे के प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो उसी तरीके से अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 22 जो है सर 21 को प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए आप देखेंगे 20 ये है, 22 ये है, और बीच में 21 है, तो 21 को ये दोनों के दोनों प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्लॉज है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। तो आर्टिकल 1922 हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्वतंत्रता का अधिकार। तो 22 तक खत्म हो गया। यहां तक किसी को दिक्कत है तो आप अपने डाउट जो है वो बता सकते हैं। आगे बढ़िए सर, हम जाते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में। अनुच्छेद 23 जो है वो कहता है कि मानव का दुर्व्यापार व बलात्श्रम का प्रतिषेध होगा। राइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, दो चीजें हैं यहाँ पे, समझिएगा। सर मानव, मानव यानी आप और मैं, जब मानव की बात आ गई तो आपकी और मेरी बात आ गई। तो सर क्या हमारा शोषण हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। एक्सप्लोटेशन, क्या ये एक्सप्लोटेशन स्टेट कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है, तभी तो उसी के विरुद्ध मुझे दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो देखिए स्टेट के पास ये होगा कि स्टेट ह्यूमन ट्रैफिकिंग ना करे। क्या आप लोग क्राइम पेट्रोल देखते हो? हाँ सर हम क्राइम पेट्रोल देखते हैं। अच्छा, क्राइम पेट्रोल में दूसरा तीसरा एपिसोड हो सकता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हो, जहां एक आदमी सामने वाले को प्यार के झांसे में डालता है, उसे कहता है कि आप, तुम और मैं जो है बहुत गहरे प्रेमी हैं,
ऐसा प्रेम तो हीर रांझा ने भी नहीं किया था, सोनी महनेवाल ने भी नहीं किया था। ऐसा प्यार हम करेंगे, घनघोर प्यार करेंगे। तो चलो शहर में चलते हैं, ये जालिम दुनिया जो है हमें सुनेगी नहीं। अब हमारी महिलाएं जो होती हैं 19-20 साल की जो लड़कियां होती हैं, अब उनमें दिमाग तो इतना होता नहीं, मैच्योरिटी इतनी होती नहीं कि भाई वो मैच्योरिटी से डिसीजन ले सके। उनमें होती है फीलिंग, फीलिंग के बेस पे तो कुछ भी करवा लो, वही फीलिंग के बेस पे वो घर छोड़ देती हैं। शहर में आने के बाद हम लोग देखते हैं, क्राइम पेट्रोल की बात कह रहा हूँ, कि शहर में आने के बाद वो बंदा जो है वो किसी प्रोस्टिट्यूशन के धक्के में उस लड़की को धकेल देता है, उसके बदले वो पैसे लेता है और निकल जाता है। तो यानी जो प्यार मोहब्बत जो है वो तो भैया सिर्फ यहीं तक सीमित था, उसने उसको बेचा, वो बेचारी वहीं की वहीं फंसी रह जाती। ऐसे केस देखते हैं ना, तो व्हाट इज दिस, दिस इज द ह्यूमन ट्रैफिकिंग। लेकिन जिस व्यक्ति ने ऐसा किया, क्या वो स्टेट था? नो सर, वो तो एक सिंपल सा व्यक्ति था। तो लेकिन है तो मानव दुर्व्यवहार ना। हाँ, तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, एक्ट बनाएगी। देखो, क्या राज्य मानव दुर्व्यापार कर रहा है? नहीं, मानव नहीं कर रहा, किसी सॉरी राज्य नहीं कर रहा, किसी मानव ने किया, किसी व्यक्ति ने किया जो स्टेट नहीं है। अच्छा, तो फिर मुझे उस दुर्व्यापार को रोकना है ना, तो मैं कर नहीं रहा, आदमी कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा सर? उसके लिए मैं फिर कानून बनाऊंगा। हाँ तो बनाओ। आर्टिकल 35 यही तो कहता है कि संसद को अगर लगे मौलिक अधिकार से संबंधित किसी चीज पे कानून बनाने के लिए, तो संसद ऐसा कानून बना सकती है, राज्य विधानमंडल नहीं। सर गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नहीं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, पार्लियामेंट होगी, सिर्फ वही संशोधन करके संविधान से, ये मौलिक अधिकार से संबंधित कानून बना सकती है। तो मैं कर नहीं रहा, लोगों को मुझे करने से रोकना है, तो मानव दुर्व्यवहार से संबंधित मुझे अगर बनाना है एक्ट, कानून, तो मैं बना सकता हूं ना सर, तो बना दो। याद करो आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 में तो अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस तो स्टेट ने नहीं किया, राज्य तो नहीं कर रहा है, भारत का प्रधानमंत्री थोड़ी कर रहा है कि बल्ले ये डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन सर जब भारत का प्रधानमंत्री नहीं कर रहा, कोई मंत्री नहीं कर रहा, कोई सरकारी नौकर नहीं कर रहा, तो एक आम आदमी तो कर सकता है ना। गांव में जो है, गांव का जो एक तबका है जो अपने आप को बड़ा सुपीरियर मानता है, वो तो सामने वाले का सर शोषण कर सकता है ना। तो उसके लिए आर्टिकल 17 में फिर संसद को अधिकार है कानून बनाने का, कि अगर कोई मानव करे तो उसको फिर हम इस कानून के तहत सजा देंगे। याद कीजिए मैंने एट्रोसिटीज एक्ट बताया था, है ना। उसी तरीके से मानव दुर्व्यवहार राज्य तो नहीं कर रहा, राज्य का तो काम है उसे रोकना है। अब राज्य नहीं कर रहा, कौन कर रहा? आदमी कर रहा है, तो उसको कैसे रोकूं? उसके सर मैं एक अलग से कानून बनाकर उसे रोकूंगा। तो ये है कहानी आर्टिकल 23 की, कि मानव दुर्व्यवहार जो है वो रोका जाएगा। जी कोमल जी, बिल्कुल ये डेंजरस चीज है कि कभी अपने माँ बाप को ना छोड़िए, छोड़िए। माँ बाप के पल्लू में थोड़ी बंधे रहेंगे, लेकिन छोड़िए तब जब आप मैच्योर हो जाए, इतने मैच्योर हो जाएंगे जो डिसीजन लें वो बहुत ही मैच्योरिटी के साथ लें। होने को तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी है कि माँ बाप के साथ रहोगे तो कुछ नहीं होगा, होने को तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन डिसीजन होते हैं इमेच्योरली और डिसीजन होते हैं मैच्योरली। जब आप 25, 26, 27 की एज में होते हैं तो वहां डिसीजन मैच्योर होने की संभावना है। जब आप 19, 20 में होते हैं तो डिसीजन वहां पर मैच्योरली नहीं होते, वो फीलिंग्स के साथ होते हैं। एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों को लगता है कि हम बहुत बेपनाह मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन जब है ना वो शादी कर लेते हैं, 21-22 की उम्र हो जाती है, 2-3 साल जब वो अपने साथ गुजार लेते हैं, जब आर्थिक समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है, दिक्कतें आती है, तब समझ में आता है कि प्यार मोहब्बत सब धोखा था, असली कहानी तो आर्थिक होती है ये। तो पैसा नहीं तो प्यार मोहब्बत भी साइड हो जाएगा, पैसा होना चाहिए। यही वजह है कि पैसे की जो कीमत है वो ज्यादा है। ये नहीं कि प्यार मोहब्बत ही करो, हाँ जी हाँ जी, एक दूसरे को है ना, मतलब है ना मैसेज टाइप करो आई लव यू टू, इससे थोड़ी पेट भरने वाला है, पेट तो इससे भरेगा। तो प्यार मोहब्बत कीजिए, शादी भी कीजिए, कीजिए लेकिन मैच्योर तरीके से। 25-27 में हो गए, नौकरी की, काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, परिवार पे डिपेंड नहीं है, तब आपको जो करना है कीजिए। इमेच्योरली डिसीजन जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। जैसे हरियाणा में मैंने एक केस देखा था, रेवाड़ी में ही, अभी 3-4 दिन पहले ही न्यूज में था, हो सकता है आप लोगों ने भी देखा हो। एक 19 साल की लड़की ने, महज 19 साल की एक लड़की ने इंस्टाग्राम पे किसी के साथ मोहब्बत हुई, मिले, प्यार हुआ, घर छोड़ा, एंड शी इज प्रेग्नेंट ऑफ 2 मंथ्स, और लड़के ने छोड़ दिया। 19 साल की लड़की, शी इज प्रेग्नेंट। यार लाइफ यही थोड़ी है, बाहर निकलो, लद्दाख घूमो, वेस्टर्न घाट घूमो, नॉर्थ ईस्ट घूमो, दिस इज लाइफ टू। नेपाल भी घूमो, भूटान घूमो, मजे लो दोस्तों के साथ, हैंग आउट करो, है ना, अंडमान निकोबार जाओ, स्कूबा डाइविंग करो, हवाई जहाज से कूदो, है ना, फ्लाइंग करो, देर इज अ लॉट।
जिंदगी में एडवेंचरस के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, करो प्यार मोहब्बत भी करो लेकिन मैच्योर तरीके से। खैर, फिर सर बात करते हैं फोर्स लेबर की। फोर्स लेबर यानी जबरदस्ती किसी को काम नहीं ले सकते। इसका मतलब है कि रोहन सरकार को राज्य जबरदस्ती काम पे नहीं रख रहा है। अब जैसे कि राज्य सरकार में बहुत सारे काम कर रहे हैं, है कि नहीं, तो हम उसे कर रहे हैं काम करो, वो कहता मैं नहीं करता, तुम मुझे जबरदस्ती काम करवा रहे हो, हम तुमको हटा देंगे। भैया तुम रिजाइन कर दो, निकल लो, और राज्य की सेवा करोगे तो करना पड़ेगा। अगर तुम्हें लगता है कि भाई मुझे नहीं करना तो छोड़ दे राज्य की सेवा, निकल जा, तो अपनी प्राइवेट कर, तो अपना धंधा छेड़। समझ पा रहे हो ना इस चीज को? जी सर। तो जबरदस्ती काम पे नहीं रखा जाएगा। ऐसे नहीं कि भाई मैं तो छोड़ के जाना चाहता हूँ और रिवॉल्वर रख करके आपके सामने और कह देगा कि तेरी हिम्मत है तो जाके दिखा, तेरा गोली मार देंगे। राज्य ऐसा तो नहीं कहता। राज्य कहता देखो हमारे तहत काम कर रहे हो, हाँ सर। मैं, तुम टीचर हो, हाँ सर, तो बेटा ठीक है जाओ पढ़ाओ। आपको मैं नहीं पढ़ाता, मैं तो सरकारी टीचर हूँ, मैं क्यों पढ़ाऊँ, मैं तो सिर्फ पेंशन के लिए लड़ूंगा, पढ़ाने के लिए थोड़ी लड़ूंगा। ठीक है, तो एक काम कर, तू रिजाइन कर। नहीं, मैं नहीं रिजाइन करूंगा। अच्छा, काम भी नहीं करेगा, रिजाइन भी नहीं करेगा, फिर तो भाई हम तेरे को देखेंगे। लेकिन सोच के देखो कि राज्य कहता है कि तेरे को काम करना पड़ेगा और साथ में रिवॉल्वर भी रख देता डेस्क पे, कि वो कहता है कि जो मैं तो छोड़ के जाना चाहता हूँ, वो कहता तेरी हिम्मत हो तो छोड़ के दिखा, तेरा गोली ना मारो तो सर ये नहीं होना चाहिए। फोर्स लेबर नहीं होगा। आपके रोहन सर भी आपको पॉलिटी पढ़ा रहे हैं तो फोर्सफुल नहीं पढ़ा रहे। एकेडमी के साथ मेरी एक ट्यूनिंग है, लिसो में आके पढ़ा रहा हूँ, उसके बदले वो मेहनताना लेता हूँ, मेरा जीवन चलता है और एकेडमी का बैच चलता है। समझ में आ गया? ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, तो उससे काम चल रहा है। लेकिन ये थोड़ी कह रहे हैं कि जबरदस्ती काम कराना पड़ेगा, मैं तो एक पैसा नहीं दूंगा और जबरदस्ती काम करूंगा और साथ में रिवॉल्वर रख देते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। तो ये है फोर्स लेबर। स्टेट का होगा सर, फोर्स लेबर हो नहीं होगा। और अगर कोई करे तो मान के चलो कोई फैक्ट्री वाला करता है, हाँ तो ठीक है, हमने कंपनीज एक्ट वगैरह बना रखे हैं, उसमें तुम फंसोगे। अच्छी बात है ना कोमल जी। सर क्लास कब शुरू हुई? डियर पूनम जी, पता तो मुझे भी नहीं क्लास कब शुरू हुई, लेकिन क्लास शुरू हो गई है ये श्योर है। चलो आगे बढ़ते हैं सर। आर्टिकल 24 कहता है बालकों के नियोजन का प्रतिशत, ये हिंदी है इसलिए हिंदी बड़े खतरनाक होते हैं, इसलिए इंग्लिश में लिखा जाता है, प्रोहिबिशंस ऑफ चाइल्ड लेबर। भाई देखो, जो व्यक्ति, जो बच्चा 14 साल से नीचे नीचे का है, उस बच्चे को हमने साफ बोला है कि 6 से 14 साल का जो बच्चा होगा, अनुच्छेद 21A के तहत उस बच्चे के जीने का अधिकार बना दिया गया है एजुकेशन। आनू रानी, वेरी गुड आफ्टरनून। शिक्षा जो है किसी भी व्यक्ति के जीवन के साथ जोड़ दिया गया। अब सोचिए कि कितनी बड़ी चीज है। अगर तुम पैदा हुआ है ना बेटा, तो एजुकेशन तुम्हें मिलेगी, और 14 साल तक जब तक नहीं हो जाते तब तक तुम्हें एजुकेशन हम देंगे। लेकिन ये 14 साल तक की जो एजुकेशन होगी वो कौन सी होगी? प्राइमरी होगी, सेकेंडरी होगी, सीनियर सेकेंडरी होगी, या फिर आपका 14 साल में सर अगर मैं एमएससी करना चाहूं तो एमएससी भी कर सकता हूं? नहीं, पहले ऐसा था। देखो, जब ये क्लॉज बनाया गया था ना, तब ये था कि 6 से 14 साल के बच्चे को एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी होगी। मुझे याद आ रहा है कि एक बच्चा था जिसकी उम्र 11 साल की थी, वो बिहार से था, तथागत करके। उस बच्चे ने, अगर जो मुझे याद आ रहा है, धुंधला धुंधला ही याद आ रहा है, कि उस बच्चे ने 11 साल में ही एमएससी कर ली थी बेटा। 11 साल में एमएससी कर ली थी, 19 साल में, क्योंकि 18 साल से नीचे नीचे तो हम काम पे रख नहीं सकते, तो 19 साल में तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया था आईआईटी बम्बई का। था वो एडहॉक बेसिस पे लगा था, लेकिन 19 साल में तो वो आईआईटी का प्रोफेसर बन गया था। इतना फेमस हुआ था वो बच्चा। तो सर ये जो 14 साल तक की एजुकेशन है, तो इसमें जो 11वीं में जो उसने एमएससी की, और उस एमएससी पे की जो कोर्स थी, जो पैसा था, वो क्या राज्य ने भरा? हाँ, लॉजिकली तो यही होना चाहिए कि 14 साल के अंदर अंदर एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी होगी। फ्री होगी, राज्य देगा भाई। तो सर मैं अगर 11 साल में अगर एमबीबीएस की डिग्री लेना चाहूं, तो अगर मेरे अंदर वो पोटेंशियल है तो सर मैं ले सकता हूं। तो क्या वो एमबीबीएस का खर्चा सरकार देगी? नो, क्योंकि सर पहले यही असपष्टता बनी हुई थी कि भाई 14 साल तक का बच्चा क्या कोई भी एजुकेशन लेना चाहे, पीएचडी भी अगर वो करना चाहे, और उस पर भी जो 5 लाख रुपए लगेगा, सरकार देगी, क्योंकि सरकार तो कह रही है 6 से 14 साल के बच्चे के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। नो सर, बाद में उसे बोल दिया गया कि 8वीं क्लास तक, क्योंकि 14 साल का बच्चा जनरली 8वीं तक के ही आसपास हो पाता है ना, तो 8th स्टैंडर्ड तक की जो एजुकेशन होगी, उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? मिडल, सॉरी मिडल। तो जो आपकी जो मिडिल स्कूल की जो एजुकेशन होगी ना, लाइक मिडल आई थिंक 10th ही होता ना,
तो 8th स्टैंडर्ड तक जो आपकी एजुकेशन होगी वो फ्री एंड कंपलसरी होगी, वो फ्री होगी भाई, मतलब 8वीं तक आप फ्री में पढ़ोगे, उसमें कोई दुराय नहीं है। तो ये मत सोचना कि 14 साल में कोई कोई भी एक डिग्री ले लो फ्री है, नहीं। वो बोल दिया गया नहीं भाई फ्री नहीं है, जो मिडिल स्कूल है 8वीं तक की जो क्लास है वहीं तक हम आपको फ्री रखेंगे, उसके बाद आपको पे करने पड़ सकते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है कोमल जी, मैनी विशेस फॉर द पेपर एंड सॉरी फॉर द लॉस, दिस इज लाइफ। और इस जीवन में हर कोई अधूरा है, कोई भी कंप्लीट नहीं है। तो आगे बढ़िए, पढ़िए खूब मन लगा के, और जो गैप आया है आपके परिवार के जीवन में, आपके जीवन में, सॉरी, उस गैप को बच्चे फिल कीजिए। हाँ, मिडिल स्कूल यानी 8th स्टैंडर्ड तक। जब सर हमने एजुकेशन को 14 साल तक बना ही दिया है बच्चे का, तो इसका मतलब है कि 14 साल तक का जो बच्चा है उस बच्चे को आप काम पे नहीं रख सकते, क्योंकि एजुकेशन लेगा उस एज तक। तो लेट चलिए क्लास, किसने कहा पूजा लेट चलिए क्लास? क्लास को चलते चलते बच्चे हो गए हैं आधा घंटा, 27 मिनट और ये 45वां सेकंड, तो आधा घंटा तो हो गया क्लास को चलते हुए। किसने कहा कि लेट चली है क्लास? वैसे लेट चली है, जो आपका शेड्यूल था ना 1 बजे, इसका कारण है कि जो पहले क्लास थी वो तो 1:15 खत्म हुई, और फिर ऑनलाइन क्लासेस को चलाने में लगाने में ही 5 मिनट की मशक्कत होती है, तो इसलिए वो 5-10 मिनट वैसे चले गए, है ना। तो यही वजह है कि थोड़ी लेट चल रही है क्लास उस हिसाब से। चलो, तो सर 14 साल के बच्चे की कहानी मुझे समझ में आ गई, लेकिन एक बात बताइए सर, हम फिल्मों में देखते हैं कि काम पे लिया जाता बच्चों को, फिल्मों की जो डिमांड होती है ना, स्क्रिप्ट की जो डिमांड होती है उस हिसाब से बच्चे से काम करवाया जाता है, एक्टिंग कराई जाती है। तो सर वो जो एक्टिंग होती है, क्या वो चाइल्ड लेबर की कैटेगरी में नहीं आता? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई बच्चा इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, समझिएगा, जो फिल्में वगैरह होती हैं इसको हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं, अगर कोई बच्चा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की में है, वो काम कर रहा है, देखो खेल तो सारा ना ये शुरू हुआ है अमेरिका से, वैसे इतना डिटेल जाना नहीं, शॉर्ट में समझो। होता क्या है कि वहां पर एक एक्टर था, चाइल्ड एक्टर, वो वहां फिल्मों में काम करता था, उस काम से उसको पैसे मिलते थे। अब वो बच्चा तो पैसे बरत नहीं सकता, पैसे बरतते थे उसके पेरेंट्स, और जो मिडल मैन था जो उसको काम दिलाता था उस बच्चे को, वो, ये दोनों। तो बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसने देखा कि उसने जो कमाया था पैसा, वो पैसा सारा का सारा मिडल मैन ने और परिवार ने खा लिया, बच्चे के पास पैसा नहीं है। बच्चे ने फिर कोर्ट के साथ ये परिवार के साथ मनमुटाव हो जाते हैं भाई, अमेरिका है, अमेरिका में हो जाते हैं, हमारे यहाँ नहीं होते, हमारे यहाँ दूसरे तरह के मनमुटाव होते हैं, वहां हो गए। तो पेरेंट्स के ऊपर उस बच्चे ने कहा कि भाई मेरे पैसे तो सारे खत्म कर दिए, मैंने जो अपने पूरे जीवन भर कमाए थे, यानी मैं आज 19 साल का 20 साल का हो गया, मेरा पैसा तो सर एक नहीं है, सारे पेरेंट्स ने यूज कर लिए। तो उसके बाद ये बात आई कि अगर कोई बच्चा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है तो उसकी कमाई का 10% हिस्सा जो है वो जमा होना चाहिए, उसकी जो भी कमाई होगी हर महीने के हिसाब से उसकी कमाई का 10% जो है अलग से रिजर्व रख दो, ताकि वो बच्चे को फ्यूचर में काम करे, है ना। इसको लेकर के मैंने ना एक पीडीएफ भी डाली थी आपको, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो मैं ढूंढ लेता हूँ फाइल्स मीडिया, आयरा। किसी बच्चे का ये क्वेश्चन था, वेरी गुड आफ्टरनून डियर पिंकी, उसको रेस्पॉन्स में ही मैंने चीज ये डाली थी कि कोई भी बच्चा जो फैमिली वेंचर्स, समझिएगा, कोई भी बच्चा जो फैमिली वेंचर का मतलब होता है बिजनेस जो अपने फैमिली का होता है, इसमें नहीं लिखा, कोई भी बच्चा जो फैमिली बिजनेस का हिस्सा है, हो सकता है कि
वो फैमिली के बिजनेस में लग गया, कोई दिक्कत नहीं, वो काम कर सकता है, लेकिन वो काम कर सकता कब? जब स्कूल टाइम हो जाए। स्कूल टाइमिंग के बाद वो काम कर सकता है। अपना स्कूल खत्म करो और स्कूल खत्म करने के बाद ज्वाइन करो, काम खत्म। बिजनेस है ना आपके पिता के पास, कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस का हिस्सा हो जाओ, लेकिन स्कूल टाइम खत्म करने के बाद, है ना। तो वहां पर मैंने एक पोस्ट डाली थी, डियर कोमल, अगर आप ज्वाइन किए तो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और फैमिली बिजनेस आप हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन हिस्सा हो सकते हैं किसके बाद? स्कूल टाइमिंग के बाद। स्कूल खत्म करना जरूरी है। और साथ साथ में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अगर किसी बच्चे को रखा गया तो ये ध्यान रखा जाएगा कि सबसे पहले तो जहां शूटिंग हो रही है उस जगह के मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई फलानी जगह पे हम शूट कर रहे हैं, फलाने बच्चे हमारे साथ हैं, हमें आपकी परमिशन चाहिए। तो मैजिस्ट्रेट परमिशन देगा। परमिशन तब देगा जब वो ये इंश्योर करेंगे कि ये जो बच्चे हैं विद सेफ्टी हैं, यहां हम बच्चे को लेकर के आए हैं तो उनका एजुकेशन जो एनवायरनमेंट है वो प्रोटेक्टेड है। उनके साथ अगर 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चे के साथ एक व्यक्ति जो है वो है जो उनको कोऑर्डिनेट करता है, जो उनको सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करता है। तो आप देखिए इतने रूल्स एंड रेगुलेशन है, फॉलो कर रहे हो तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा हो सकते हो, यानी बच्चे काम कर सकते हैं, लेकिन उसकी कमाई का कुछ परसेंटेज जो है आपको रिजर्व भी रखना पड़ेगा, ये ध्यान रख लेना। यहाँ पर न्यू रेगुलेशन के हिसाब से उस बच्चे ने जो एजुकेशन कमाया है उसका 21% जो इनकम है बाय द चाइल्ड शुड बी डिपॉजिटेड इन हिज अकाउंट। जो बच्चा है उसकी एक अकाउंट खुलेगी, उस अकाउंट में उसकी कमाई का 21% जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी थी जो मैंने शेयर भी की थी टेलीग्राम पे। यस यस बिल्कुल डियर कोमल जी, इसको मैंने शेयर भी किया था। तो बच्चे कहानी क्लियर हो गई आर्टिकल 24 की कि बच्चे से काम नहीं लिया जाएगा। और ये ध्यान रखा जाएगा कि अगर 14 साल से ऊपर के बच्चे को काम लिया जा रहा है तो ऐसे इलाके जो ज्वलनशील हैं, जहां ज्वलनशील पदार्थ हैं, उन इलाकों में 14 से 18 साल के बच्चे काम नहीं करेंगे। उन जगहों पे 14 से 18 साल के बच्चे काम नहीं करेंगे। यानी 14 से ऊपर वो काम तो करेंगे, लेकिन ज्वलनशील व विस्फोटक जहां पदार्थ रखे हों या कोई जगह हो वहां पर वो काम नहीं करेंगे। ये शेयर, तो ये है आर्टिकल 24 डियर जी। यस सर, अंडरस्टूड। अशोक दीक्षित जी, रोहन हिमांशु झा, JHA, रोहन हिमांशु HIMANSHU और JHA, रोहन हिमांशु झा, स्पेस डाल दीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे, मैं मिल जाऊंगा। चलो बढ़ो आगे। सर आर्टिकल 23 खत्म, आर्टिकल 24 खत्म, हम जाते हैं अब आर्टिकल 25 से 28 पे, जो बात करता है धर्म का अधिकार। अब देखो, जब भारत का पार्टीशन हुआ था, इस तरफ भारत रह गया उस तरफ पाकिस्तान बना, तो बना तो धर्म के आधार पर ही था ना। जो भारत के मुसलमान खुश नहीं थे भारत के अंदर रहने से, उन्होंने एक अलग से देश बनाया जहां मुस्लिम मेजोरिटी थी, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, जो दो देश बने थे, मतलब 2 अलग टेरिटरी थी, देश एक था, बना था धार्मिक आधार पे। तो डियर जी, जो मुसलमान भारत में रह गए, क्या उन मुसलमानों को धर्म से संबंधित कोई अधिकार दिया जाएगा क्या? लॉजिकली तो सर दिया जाना चाहिए, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसमें मैं अगर एक राज्य हूं, राज्य का हिस्सा हूं, तो मेरी पहली प्रायोरिटी है कि मैं एक तो किसी भी राज्य के काम के लिए सामने वाले का धर्म के आधार पर विभेद नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 14 से 18 में आपने देखा होगा, समानता की बात बोली गई है। और वो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में धर्म से संबंधित जो है चीजें फॉलो कर सकता है, उसके लिए राज्य नहीं रोकेगा। तो देखिए, मेरे पास धर्म की एक शील्ड है जो मुझे राज्य से बचाती है, और उसमें आर्टिकल 25 से 28 में जब मैं 25 पे जाऊंगा तो 25 कहता है कि भाई साहब, फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑफ कंसाइंस, प्रोफेस, प्रोपागेट एंड प्रैक्टिस। हिंदी में अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, प्रचार करने की स्वतंत्रता। साधारण से शब्दों में, अगर आप हनुमान जी को फॉलो करते तो कीजिए, अल्लाह को फॉलो करते तो कीजिए, वाहेगुरु को फॉलो करते तो कीजिए, जीसस को फॉलो करते हैं तो कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपकी स्वतंत्रता है, आपको किसी को मानना है मानिएगा। और अगर आप हनुमान जी को मान रहे हैं, मंगलवार को पूजा कर रहे हैं तो कीजिए, सूर्य देव को मानते हैं तो सुबह उठ करके सूर्य को अर्घ देते हैं तो दीजिए, छठ पूजा में तो सूर्य का खेल है ना।
छठ पूजा में तो हम सूर्य को, जो एनर्जी का बड़ा सोर्स है, उस सूर्य को ही हम लोग प्रतीक मान करके पूजा करते हैं, जो छठ पूजा बिहार में काफी मनाई जाती है। तो डियर जी, क्या हम रोक सकते हैं? जैसे कि हरियाणा में भी बिहार के लोग हैं और वो छठ पूजा मनाते हैं, तो क्या आप और मैं रोक सकते हैं कि भाई आप यहाँ छठ पूजा नहीं मना सकते? नो सर, एक्ट बने हुए हैं इसको लेकर के। फंडामेंट राइट्स का वो नहीं है उल्लंघन, क्योंकि राज्य नहीं रोक रहा, एक व्यक्ति रोकने की कोशिश कर रहा। तो खामोश हो जाइए, रुक जाइए। सामने वाले को धर्म से संबंधित जो है अपनी बातें रखने का, मानने का, अबाध रूप से अंतःकरण की, अंतरात्मा की आवाज जो मानना चाहे वो मान सकता है। मत कीजिएगा। आप राज्य नहीं है तो कानून है, और उस कानून के तहत गिरफ्तार हो सकते हैं, रोक नहीं सकते। ध्यान रख लेना, बड़ी खतरनाक चीज है। कहीं आप लोग चौड़े होकर के नू कुकर है, नू कुकर आओगी, पुलिस उठा के ले जाएगी, फिर ये मत कहना सर मेरे को आर्टिकल 22 बताया था। कोई नहीं 22 बताया तो गिरफ्तार भी तो हो सकते हो। तो ये कहानी है। आप सूर्य को अर्घ देना चाहते हो, दो। हनुमान जी को फॉलो करना चाहते हो, फॉलो करो। किसी भी भगवान को फॉलो करना चाहते हो, करो, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी भगवान को फॉलो नहीं करना चाहते, मत करो, जबरदस्ती नहीं करवाया जाएगा। भारत की मार्केट में आजकल राम जी बड़े फेमस है। आप कहेंगे मैं नहीं मानता राम को, मत मानो, ये तुम्हारा 25 का अधिकार है, मत मानो। मैं मानना चाहता हूं सर, मेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव है, तो मान, 25 है तेरा। सर मैं जिस हिसाब से हूं ना हिंदू धर्म में, मुझे मजा नहीं आ रहा सर। हिंदू धर्म में बड़ी कुरीतियां हैं, मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ बुद्धिज्म में, बदल डाल। सर मैं मुसलमान हूं और मुझे है ना इस्लाम में मजा नहीं आता, मुझे लगता है कि सिखिज्म बहुत अच्छा है, तो मैं सिखिज्म में कन्वर्ट करता हूँ, कर डाल, कोई दिक्कत नहीं भाई। तू तेरे धर्म में रहता है और उस धर्म से रिलेटेड चीजें अगर तू फॉलो करना चाहता कर, नहीं करना चाहता मत कर। तेरा धर्म में तेरे को मजा नहीं आ रहा, तू अपने आप को कन्वर्ट करना चाहता दूसरे धर्म में, कर डाल। लेकिन जब रिलीजन कन्वर्ज करोगे आप, जब रिलीजन चेंज करोगे, तो ये ध्यान रखा जाएगा कि इसके लिए आपको फोर्स ना किया गया। धर्म जबरदस्ती नहीं होगा, धर्म परिवर्तन जबरदस्ती नहीं होगा, ये ध्यान रखना। आपकी अंतकरण की आवाज होनी चाहिए, कंसाइंस की, आत्मा की आवाज है। आप बदलना चाहते हैं, बदल डालिए। भगत सिंह क्या थे? एथिस्ट थे, नास्तिक थे, है ना। भगत सिंह कहते हैं मैं एथिस्ट, मैं नहीं मानता किसी भगवान को, किसी भी गुरु को, किसी को नहीं मानता मैं। मत मान, आर्टिकल 25 में भैया तेरे को ये राइट दे दिया गया, मत मानो किसी को भी नहीं। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हिंदू धर्म में थे, हिंदुओं में रह करके उनको पता चल गया कि जो रिजर्व कास्ट है, जिसे डिप्रेस्ड क्लास वो बोलते थे हमेशा, शोषित और दमित वर्ग, उस डिप्रेस्ड क्लास के लोगों को खूब दबाया गया। तो आज भी हमें देखने को मिली जाती है। तो सर वो जो डिप्रेस्ड क्लास है, उस डिप्रेस्ड क्लास के लिए वो खूब लड़े, हिंदू धर्म का हिस्सा था, तो वो है ना इस चीज से बड़े चिढ़ते थे, या ये कह लीजिए कि ये चीज को ना वो ये कहते थे कि भाई ये जो अपर कास्ट लोअर कास्ट का ये सिस्टम खत्म कर दो, वो इक्वलिटी मेंटेन नहीं कर रहा है वो। लेकिन सर संविधान बन गया, उसके बाद भी जो रिजल्ट मिलना था वो नहीं मिला। 1956 में अंबेडकर जी को लगा यार नहीं, मैं हिंदू धर्म में ना रह करके ज्यादा ना, मैं अपने आप को जस्टिस नहीं कर रहा, अपने लोगों के लिए जस्टिस नहीं कर पाया, और मुझे हिंदू धर्म में मजा भी नहीं आ रहा, हिंदू धर्म में बड़ी गड़बड़ियां, तो मैं अपने आप को बदल रहा हूँ बुद्धिज्म में। देखिए 1956 में सामूहिक रूप से, यानी अकेले नहीं, बहुत सारे लोगों ने ना अपने आप को कन्वर्ट कर लिया था बुद्धिज्म में 1956 में। और यही वजह है कि जितने भी डिप्रेस्ड क्लासेस के लोग होते हैं, उनके घरों में किसी भगवान की मूर्ति नहीं मिलेगी सिवाय अंबेडकर को छोड़कर। और घरों में भी झंडा जो होता है नीला होता है, क्योंकि वो उनकी पार्टी का सिंबल था, उनसे जुड़ा हुआ सिंबल था। तो अंबेडकर जी का सम्मान इतना बड़ा। और यही वजह है कि अगर कल को हम किसी भी जगह से ये सुनते हैं कि वे फलाने जगह पे एक डिप्रेस्ड क्लास लोगों का एक्सप्लोटेशन हुआ है, शोषण हुआ है, तो वो लोग जो हैं फिर हिंदू धर्म में नहीं रहते, कई बार वो कन्वर्ट कर जाते हैं अपने आप को किसी अदर रिलीजन में, और फिर वो कन्वर्ट किस में करते हैं? वो बुद्धिज्म में ही करते हैं। तो अगर डिप्रेस्ड क्लास अगर कन्वर्ट कर रहा है, उसका कन्वर्जन हो रहा है, तो सर वो डिप्रेस्ड क्लास में ही हो पाता है, सॉरी वो बुद्धिज्म में ही होता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी अपने आप को कन्वर्ट किया था। और क्योंकि सर यहाँ धर्म की आजादी है, तो हम देखते हैं कि जो सिख होते हैं वो अपने साथ कृपाण रखते हैं, और सर कृपाण तो एक हथियार है। तो बेटा कंगा, कच्छा, कड़ा, केस, कृपाण, ये सिखों के साथ जुड़े हुए हैं,
है ना। सिखों के ये धर्म से जुड़े हुए, पंज प्यारे का कंसेप्ट है उनका, उनके कई सारे कंसेप्ट हैं। अकाल तख्त जहां से सब लोगों के लिए ऑर्डर निकलते हैं, जितने भी पूरी दुनिया में सिख हैं, उन सिखों को जो एक ऑर्डर मिलता है अकाल तख्त के थ्रू थ्रू मिलता है, और वो अकाल तख्त की वो चीजें फॉलो करेगा। सिगरेट नहीं पिएगा, शराब नहीं पिएगा ना, सिगरेट की खासकर ज्यादा मनाही है, टोबैको प्रोडक्ट्स नहीं लेगा वो। अच्छा सर, सिखों में टोबैको प्रोडक्ट्स का कंसेप्ट कहाँ से आया? कहते हैं कि एक बार गुरु नानक देव जी जो हैं घोड़े पे वो जा रहे थे किसी रास्ते से, तो उनका जो घोड़ा है सामने एक तंबाकू, तंबाकू तो तंबाकू हिंदी में बोलते, इंग्लिश में टोबैको बोलते। तो सर जो तंबाकू की एक खेत थी, मतलब तंबाकू का पूरा खेत था वहां पे, तो उनका घोड़े को उस खेत से गुजरना था। तो सर घोड़ा उस खेत से गुजरा नहीं, और यहीं से कंसेप्ट आ गया कि जब घोड़ा नहीं गुजर रहा तो डॉक्टर वो गुरु नानक जी ने कहा कि भाई घोड़ा नहीं गुजर रहा, इसका मतलब साफ है तंबाकू सही चीज नहीं है। तो जो सिखिज्म है उसमें टोबैको प्रोडक्ट्स की जो बैन हमें देखने को मिलती है वो इस कहानी से ही जुड़ी हुई है। तो यही वजह है कि वो शराब पी लेते हैं, नॉनवेज वगैरह जो है वो खा लेते हैं, बट टोबैको प्रोडक्ट्स नहीं लेते। आप किसी भी सिख को सिगरेट वगैरह, हुक्का वगैरह, है ना, सुट्टा वगैरह मारते हुए आप नहीं देखेंगे। और अगर किसी ने देख लिया, मान के चलो कि कोई सिख है और वो सुट्टा मार रहा है, और ये इधर भी मैं भी मान के चलो एक सिख और मैंने देख लिया कि वो सुट्टा मार रहा है, तो देखिए मैं उसको पनिश कर सकता हूँ। पनिश का मतलब मैं मारूंगा नहीं, हत्या नहीं करूंगा, हो सकता है मैं उसे सुनाऊं इस चीज के लिए कि आप है ना इस धर्म में रहने लायक नहीं है, बोलने लायक है। तो एक केस याद आता है, एक सिख ने एक सिख को इसलिए थप्पड़ मार दिया क्योंकि वो सुट्टा मार रहा था। तो वो उनका रिलीजन का एक फंडा है। तो आर्टिकल 25 में बकायदा वो जो कृपाण है सर वो हथियार है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके रिलीजन के साथ जुड़ा हुआ है। कंगा, कच्छा, कड़ा, केस, कृपाण, पांच के उनके जीवन के सर बहुत इंटीग्रल हिस्सा है। यही वजह है कि कृपाण वो अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखा जाएगा कि जो कृपाण है वो 6 इंच तक का ही होना चाहिए। 6 इंच से बड़ा होते ही वो हथियार की कैटेगरी में आ जाएगा। तो कोमल जी, अंदाजा लग गया होगा आपको कि ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि भीमराव अंबेडकर जी क्यों बहुत फेमस हैं इस मसले पे। शादी वगैरह जो होती है उन्हीं को साक्षी रख करके की जाती है कि नहीं? चलिएगा, तो ये आर्टिकल 25 है, यानी सिख अपने साथ कृपाण रख सकते हैं, और ये आर्टिकल 25 है सर, लेकिन रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन है, मतलब रोका जा सकता है इससे। तो बात बताइए बच्चे, जो आर्टिकल में 25 कह रहा हूं, अब जैसे कि ये पूरा सिखों का धर्म, मान के चलो ये हिंदू लोग हैं, है ना, भारत में लगभग 80% जनसंख्या हिंदुओं की। तो जो आर्टिकल 25 है वो सारे हिंदू समुदाय के बारे में बात करता है, या हिंदू समुदाय में किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करता है? सोच के देखो, आर्टिकल 25 जो है वो सारे हिंदुओं के बारे में बात कर रहा है, या हिंदुओं में एक व्यक्ति है उसके बारे में बात कर रहा है? कहेंगे सर हिंदुओं में जो एक व्यक्ति है दरअसल सिर्फ उसके बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब है कि ये व्यक्तिगत रूप से बात कर रहा है। जब सामूहिक रूप से बात करने लग जाए तब, यानी ये पूरा हिंदू समुदाय के बारे में बात करने लग जाए तब तब सर आर्टिकल 26 हो जाएगा। जब किसी एक व्यक्ति को लेकर के बात शुरू हो रही है धर्म से संबंधित, तो सर वो 25 है, वो व्यक्ति जो मानना चाहे माने। लेकिन जब एक समुदाय की बात आ जाए, जब एक संगठन की बात आ जाए, तो वो आर्टिकल 26 है। और आर्टिकल 26 कहता है कि भाई धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है आपको, यानी अगर आप किसी रिलीजन से जुड़े हुए हैं, उस रिलीजन के मसलों पे, उस रिलीजन के मामलों में अगर कोई भी एक्शन लेना है तो आप ले सकते हैं। और फिर वो जो धर्म के लोग हैं, उस जाति के लोग जो हैं, हो सकता है उसको माने। अब जैसे आर्य समाजी लोग होते हैं, आर्य समाजी लोग जो होते हैं वो आर्य समाज के प्रिंसिपल्स पे चलते हैं। तो आर्य समाज जब एक सिद्धांत बनाता है, एक प्रिंसिपल बनाता है, तो उस प्रिंसिपल को आर्य समाज से जुड़े हुए सारे लोग फॉलो करते हैं कि नहीं करते? हाँ सर। तो आर्टिकल 26 तो फिर इसी तरह से बात करता है। इसी तरह से एक कम्युनिटी है जिसे हम लोग पारसी कहते हैं, पारसी समुदाय के लिए सर आर्टिकल 26 है कि पारसी एक व्यक्ति के लिए, भाई वो किसी भी धर्म को फॉलो करना चाहता है, उस एक के लिए 25 है, लेकिन पूरे पारसी समुदाय के लिए 26 है सर।
तो उस पारसी समुदाय के व्यक्ति के लिए अगर प्रबंधन की वगैरह की बात हो तो सर, संगठन वगैरह की बात हो सर, वो 26 की बात हो रही है। हाँ, आप समझिएगा, जब किसी भी पारसी की ही मृत्यु हो जाती है तो इनके यहाँ पर एक प्रथा है कि मृत्यु के बाद एक टावर ऑफ साइलेंस होता है। टावर ऑफ साइलेंस, है ना। अगर किसी भी पारसी की मृत्यु हो गई तो बेटा एक टावर होता है, काफी ऊंचा होता है, और टावर का ये रास्ता है, और इस रास्ते से होते हुए, सीढ़ियों से होते हुए इस टावर के ऊपर है ना बॉडी को छोड़ आते हैं जिसकी मृत्यु हुई। तो सर इस टावर के काफी ऊंचे जो है, जो स्कैवेंजर्स, मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं, मतलब वो लोग, वो पक्षी जो मांस खाते हैं, गिद्ध वगैरह, बाज वगैरह, सर वो ना इनके ऊपर हुवर कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, उड़ रहे होते हैं, और जब डेड बॉडी रखते हैं तो वो इसके मांस को खा लेते हैं। तो ये जो टावर है इसे कहते हैं टावर ऑफ साइलेंस। तो देखिए सर, ये पारसियों के टावर ऑफ साइलेंस यानी पारसियों से संबंध जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि जो भी पारसी की जब मृत्यु होती है तो टावर्स ऑफ साइलेंस में जाकर के उसको छोड़ देते हैं, मतलब ना तो उसे जलाते ना दफनाते। हिंदुओं में जला देते हैं भाई, मुसलमानों में दफना देते हैं, लेकिन पारसियों में जो है उसे छोड़ देते हैं ऐसे। और आखिरी में मांस जो है ये पक्षी खा लेते हैं, और जो हड्डियां हैं आखिरी में कंकाल वैसे वो बचा रह जाता है, ढांचा बचा रह जाता है। तो ये आर्टिकल 26 है जो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की बात करता है, और वो भी संगठन से जुड़ा हुआ। और आर्टिकल 27 कहता है कि किसी भी विशेष धर्म की संवर्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बेटा ये बताओ, मुगल काल में एक कर हुआ करता था जो बहुत फेमस हुआ करता था, जिसे हम जजिया बोलते हैं, है ना। तो आप जजिया का नाम आते दिमाग में क्या आता है? सर जजिया एक ऐसी प्रथा थी, जजिया एक ऐसा सिस्टम था जिस सिस्टम में, ऐसी प्रथा एक ऐसा सिस्टम था सर जिस सिस्टम में जो नॉन हिंदू हुआ करते थे, मतलब जो हिंदू नहीं है, सॉरी माफी चाहूंगा, जो नॉन मुस्लिम हुआ करते थे, जो मुसलमान नहीं है, उनको सर एक कर देना पड़ता था। उस कर को ही जजिया बोलते थे। तो डियर जी एक बात बताइए, क्या आज के टाइम पे राज्य किसी धर्म के ऊपर इस तरह का टैक्स लगा सकता है? नो सर। क्या भारत ये कह सकता है कि भाई ये जो मुसलमान हैं, इन मुसलमानों को भारत में रहने के लिए टैक्स देना पड़ेगा? नो सर। आर्टिकल 27 में ये जजिया वगैरह का जो सिस्टम, जो धार्मिक कर हुआ करता था, ऐसे करों से उनको मुक्ति मिलेगी। राज्य इस तरह का किसी भी कर जो है, टैक्स वगैरह किसी एक रिलीजन पे नहीं लगाएगा, रिलीजन को वो इक्वल प्रमोट करेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये आर्टिकल 27। और आर्टिकल 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 कहता है कि भाई कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना की जो है उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। इसको आसानी से समझिएगा, कुछ शिक्षा संस्थानों में, तो यहां पर वर्ड है शिक्षा संस्थान। अब शिक्षा संस्थान एक नाम है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। मुझे एक बात बताइए, ये एम्स सरकारी संस्था है या प्राइवेट संस्था है? सर एम्स फुल्ली सरकारी संस्था, फुल्ली मतलब सरकार ही उसे डील करती है। तो ठीक है, इस एम्स में किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। एम्स के अंदर, आईआईटी के अंदर, आईएम के अंदर, हर सरकारी स्कूल में सर किसी एक विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। यह आर्टिकल 28 है। कोई ऐसी संस्था है जो राज्य के पैसा लेती, स्टेट एडेड जिसे बोल देते हैं, स्टेट एडेड मतलब ऐसी संस्था जो बनी तो प्राइवेट रूप में थी, लेकिन उसको राज्य जो है वो पैसा देता है, तो उस संस्था में भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। कुछ हद तक बात की जा सकती है, बट पूरी तरह से धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। लेकिन अगर वो संस्था फुल्ली रिलीजियस है, फुल्ली प्राइवेट है, फुल्ली रिलीजियस है, फुल्ली प्राइवेट है, मतलब जिसे हम लोग कहते हैं ना प्राइवेट स्कूल। अब सर अगर वो फुल्ली प्राइवेट है और रिलीजियस है, जैसे सिख धर्म है तो सिख धर्म अपना एक स्कूल चलाता है, क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन अपना स्कूल चलाता है, हिंदुइज्म अपना स्कूल चलाता है। जैसे मठ मुठ बनते हैं, या फिर जो ब्राह्मण वगैरह के जो बच्चे होते हैं उनको अलग से ही दीक्षित किया जाता है संस्कृत वगैरह में, है ना। कई जगह ऐसी संस्थाएं हैं। तो सर अगर वो संस्था फुल्ली धार्मिक है
तो हो सकता है कि वहां पर धर्म की शिक्षा दी जा सके, वहां आप नहीं रोकेंगे, वहां आप ये नहीं कहेंगे कि सर ये तो ना आर्टिकल 28 का उल्लंघन है। नो, आर्टिकल 28 में वहां पर धर्म की शिक्षा दी जा सकती है, ऐसा हो सकता है आर्टिकल 28 के तहत, लेकिन ये हो सकता है सिर्फ और सिर्फ धार्मिक शिक्षा संस्थानों में। ऐसी शिक्षा संस्थान जो पूरी रूप से राज्यी हो या राज्य पोषित हो, वहां पर धार्मिक शिक्षा और या उसकी उपासना संबंधित जो है वो रोक लगाती है। हाँ, प्राइवेट है, फुली रिलीजियस है, वहां दिया जा सकता है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं। वहां अपने जितने धर्म का प्रचार करना है कीजिए और बताइए कि आपका धर्म महान है क्यों। लेकिन वहां पर भी एक रेस्ट्रिक्शन है, आपका धर्म महान है बोलिए, लेकिन सामने वाले का जो धर्म महान नहीं है वो मत बोलिए। तुम अपना जितना विस्तार करना है करो, तुम्हारा धर्म महान है, तुम्हारा धर्म ये है, बोलो भाई, लेकिन सामने वाले का धर्म खराब है ये मत बोलना। ये आर्टिकल 28 है। तो देखिए धर्म के मामले में शिक्षा हो गई हमारी। जी हो गई सर। अब उसी तरीके से चलेंगे बेटा आर्टिकल 29 और 30 पे। आर्टिकल 29 कहता है संस्कृति से संबंधित, आर्टिकल 30 कहता है सर शिक्षा से संबंधित। अच्छा सर, संस्कृति और शिक्षा किसको? देखो 29 और 30 सबको नहीं मिला है। भारत में जैसे ही सर 29 और 30 पे जाएंगे तो बात करेंगे बेटा हम अल्पसंख्यक पे। अल्पसंख्यक वो होते हैं जो बहुसंख्यक नहीं होते। भारत में जब 80% की जनसंख्या हिंदुओं की है तो उसका मतलब है कि दूसरी जो जनसंख्या है वो सारी की सारी क्या है? अल्पसंख्यक है। ओके, है यस और नो? भाई जब सारे के सारे अगर बहुसंख्यक हैं, सॉरी 80% जब लोग हिंदू ही बहुसंख्यक हैं, तो बाकी क्या हो गया? अल्पसंख्यक। यानी जो जनसंख्या के हिसाब से अल्पसंख्यक हो और जो भाषा के आधार पे अल्पसंख्यक हो। जैसे जैसे सर हिंदू हो गया बहुसंख्यक, तो वो तो अल्पसंख्यक हो नहीं सकता। इसके बाद जो बचे सर, जैसे कि मुसलमान हो गए, सिख हो गए, जैन हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, ये अल्पसंख्यक हो गए। तो जनसंख्या के आधार पे होने चाहिए या भाषा के आधार पे होने चाहिए? अब जैसे कश्मीर घाटी में चले जाओ, कश्मीर में उर्दू बोली जाती है, लेकिन इसका मतलब ये है कि वहां पर जो हिंदी भाषी लोग हैं वो अल्पसंख्यक है। तो कश्मीर में ऐसी संस्थाएं बनाई जा सकती हैं जो शिक्षा से संबंधित हो। एक बात बताइए, मैं अगर हिंदू हूं, कश्मीर घाटी में रहता हूं, अल्पसंख्यक हूं और मेरी भाषा हिंदी है, तो मुझे ये अधिकार है कि वहां वहां कोई ऐसी संस्था चला सकूं जो मेरे ही भाषा में बात करती हो। मैं मेरे बच्चे को उस भाषा में दीक्षित करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं। मैं हिंदू धर्म से हूं तो सर मेरी संस्कृति होगी उस इलाके में, क्योंकि बाकी सारे तो इस्लामिक हैं, मुसलमान हैं सारे, और मैं हिंदू हूं। तो हो सकता है कि मैं वहां पर अपनी कोई शिक्षा संस्थान खोल सकूं और उस शिक्षा संस्थान में अपने बच्चे को और अपने बच्चे जैसे दूसरे बच्चे जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए उनको उसी भाषा में दीक्षित कर सकूं जिस भाषा में उसे दीक्षित करने का अधिकार अनुच्छेद 30 देता है। और क्योंकि मैं सर हिंदू हूं और उस इलाके में हिंदू हूं तो इसका मतलब अल्पसंख्यक हूं। इसका मतलब है कि सर मेरे धर्म से संबंधित जो संस्कृतियों की बात हो रही है, अनुच्छेद 29 के तहत वो संस्कृति भी मैं अपने बच्चे को सिखा सकता हूँ। एक बात बताइए, जब अगर मैं अल्पसंख्यक हो ही गया तो मैं नहीं चाहता कि मैं वो आखिरी पीढ़ी हूं जिसके बाद है ना ये हिंदी खत्म हो जाए। मैं चाहता हूं कि ये हिंदी मेरे बाद मेरे बच्चे को, उसके बच्चे को भी मिले, क्योंकि ये हिंदी मेरे पेरेंट्स और उसके उनके पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स के थ्रू उनके पास पहुंची थी, तो मेरे पास पहुंची है तो मैं अगली पीढ़ी को देना चाहूंगा। समझ में आ रही है कहानी की नहीं? कहानी आ रही है। लेकिन वही हिंदू हरियाणा में अल्पसंख्यक नहीं है, वही हिंदू हरियाणा में बहुसंख्यक है सर। और यहाँ पर अगर कोई मुसलमान है तो वो अपने बच्चों को शिक्षा और संस्कृति मामले दिलाना चाहता है, तो फिर अनुच्छेद 29 और 30 में फिर उसको हरियाणा में पूरा अधिकार होगा, ठीक वैसे जैसे कश्मीर में हिंदुओं को अधिकार होगा। समझ में आ रही कि नहीं आई कहानी? यानी 29 और 30 जो है सर जगह के हिसाब से, स्थान के हिसाब से अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में फर्क हो सकता है। जो कश्मीर में हिंदी अल्पसंख्यक है वो हरियाणा में बहुसंख्यक है, और उर्दू हरियाणा में अल्पसंख्यक है। जो अधिकार हिंदुओं को वहां दिए गए हैं कश्मीर में, हरियाणा में वही अधिकार सर मुसलमान को दे दिए गए हैं, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ताकि मैं वो आखिरी पीढ़ी ना हो बचूं जहां पर संस्कृति और शिक्षा लास्ट तक रही। तो इसके साथ ही अनुच्छेद 29 और 30 सर हमारा खत्म हो जाता है। अब बचता है अनुच्छेद 31, जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, और वो अधिकार हमने 44वें संविधान संशोधन के तहत खत्म कर दिया था।
अब बचेगा मेरे पास अनुच्छेद 32 और उस अनुच्छेद 32 को हम करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, यह है अनुच्छेद 32 जिसे हम लोग संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। यहां तक किसी बच्चे का डाउट है तो बच्चे अब अपना डाउट पूछ सकते हैं। एनी डाउट रिलेटेड इन टुडेज सेशन? हेलो डियर विवेक, डाउट पूछिएगा बच्चे, नहीं तो आज की कहानी को हम यहीं खत्म करेंगे। ओके, आई थिंक कोई डाउट नहीं है, तो ठीक है बच्चा पार्टी करो एंजॉय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और फंडामेंटल राइट्स नेक्स्ट सेशन में खत्म हो जाएगा और उस सेशन में स्टार्ट हो जाएगा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व। तत्व तो गलत शब्द है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत सही शब्द है। तो अगली क्लास में आर्टिकल 32 पढ़ेंगे, आर्टिकल 33, 34, 35 और फिर चलेंगे आर्टिकल 36 पे जो कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत से है, और फिर 36 से 51 तक। चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद, बाय बाय।